कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लिख दो आप, है ना। ये मैग्नीट्यूड है क्रॉस बी का, मोड ए मोड बी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है जी इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो सिर्फ दो चीजें ही मीनिंगफुल बन रही हैं, तीन वेक्टर में तो दो चीजें मीनिंगफुल बन रही हैं, एक चीज स्केलर आंसर दे रही है और एक चीज वेक्टर आंसर दे रही है। इसका फाइनल आंसर वेक्टर आएगा, इसका फाइनल आंसर स्केलर आएगा। जोड़ना चाहते हो एरिया को तो सेम डायरेक्शन वाले जो वेक्टर्स हैं एरिया के वो जोड़ोगे तो फिर कंबाइंड एरिया निकलेगा, नहीं तो गलत निकल जाएगा एरिया। अब इसका 1/3 है तो जी इसका भी 1/3 होगा और इसका भी 1/3 होगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी समझ में आई सेंट्रोइड के रेस्पेक्ट में हमें। तो क्या उस हेक्सागन के सारे एंगल्स इक्वल ही होंगे, या हो भी सकते नहीं भी हो सकते? तो सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिटी पे बेस्ड है, दिया हुआ है इसमें मोड ए वेक्टर, मोड बी वेक्टर, मोड सी वेक्टर, है ना। साथ में देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 दिया हुआ है, और उसके साथ आप इस क्वांटिटी को देख रहे हो कि ये पूछी गई है। तो सीधी बात है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मोड और इसका स्क्वायर, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, विच इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस मोड सी स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। ये फॉर्मूला लगाना है बस अपने को। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है ये हमको 0 दिया हुआ है, तो कितना आ गया ये 9 और एक 10 26, इधर लाओगे तो माइनस का, और 2 से डिवाइड करोगे तो -13 आंसर आ गया, है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है -13 आ गया। ऐसे अलजेब्रा के सिंपल सिंपल सवाल जो है वेक्टर अलजेब्रा के आते रहते हैं, तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। हम लोगों ने ट्राइंगल इनइक्वालिटी सीखी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, है ना। और इन जनरल भी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी तो अपने को पता ही है, वेक्टर फॉर्म में ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी पता होनी चाहिए। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी वेक्टर फॉर्म में हो और उस पे सवाल कई बार पूछे गए हैं, है ना। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी इन वेक्टर फॉर्म, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहना चाहती है, आइए चर्चा कर लेते हैं। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमने सीखा था तो प्रूफ कर लिया था, यहां पे भी एक बार प्रूफ देख लेते हैं। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का ये कहना है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, सपोज ए वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो ये कहना है कि ये जो वेक्टर बनेगा मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये जो वेक्टर बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी जो लेंथ होगी वो इन दोनों की लेंथ के सम से छोटी होगी, है ना। सिंपल सी बात है, जानते भी अपन। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा होगा मोड ए वेक्टर प्लस मोड बी वेक्टर से, है ना। और इक्वालिटी भी होल्ड कर सकती है। इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब ए वेक्टर ऐसा हो और इसी के पैरेलल बी वेक्टर हो, है ना। वेक्टर हो गए ना ये, पैरेलल वेक्टर अगर हो जाएं तो इक्वालिटी होल्ड करती है। तो यहाँ पे ये बात समझ आनी चाहिए कि इक्वल का निशान तब आएगा, इक्वालिटी विल होल्ड, इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, है ना। ये ऐसा लिख देते हैं, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तब जाकर के इक्वालिटी होल्ड करती है।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वालिटी तब होल्ड करती थी जब ओरिजिन Z1 और Z2 बोलते थे एक लाइन में लाई कर रहे हो, है ना। ठीक है, और यहां पे ये भी लिखा जा सकता है कि दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए वेक्टर माइनस मोड बी वेक्टर का मोड। ठीक है, ये कैसे लिखा हमने, ये हमने यूं सोच के लिखा कि यार मेरी ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ का जोड़ इस वाली साइड की लेंथ से तो बड़ा ही होगा, तो यहाँ पे ये वाली साइड की लेंथ को देखोगे तो ये मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नजर आएगा, ये वाली साइड की लेंथ को देखोगे तो मोड बी वेक्टर नजर आएगा। तो इनका जो जोड़ है, इस लेंथ और इस लेंथ का जो जोड़ है ऑब्वियसली वो बड़ा होगा मोड ए वेक्टर से, बराबर भी हो सकता है पैरेलल वेक्टर के केस में। ठीक है, तो इसको लाओगे आप इधर तो आप देख सकते हो इसको इधर ला करके कि मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है ना, इसको इधर लाओगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए वेक्टर माइनस मोड बी वेक्टर मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली बात भी लिख दी मैंने। ठीक है, इक्वालिटी दोनों ही केसेस में, ठीक है ना, इक्वालिटी होल्ड तब करेगी जब वेक्टर हमारे क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वेक्टर फॉर्म में भी अपने को पता होनी चाहिए, इसके ऊपर सवाल आए हुए हैं और अच्छे सवाल आ जाते हैं। ठीक है जी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अपने को समझ आ गई है ना। इन जनरल बात भी बोल सकते हैं अपन इन जनरल बात भी बोल सकते हैं। इन जनरल क्या बोल सकते हैं अपन बोल सकते हैं कि जी अगर कई सारे वेक्टर्स हैं मेरे पास, कई सारे वेक्टर हैं, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर, ऐसे करके मेरे पास n वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स को जोड़ दिया तो यहां पे इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये छोटा या बराबर मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A1 वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A2 वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A3 वेक्टर एंड सो ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ AN वेक्टर से। ये यहाँ पे जनरल बात कह दी है ना। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखते हुए कह सकते हैं, है ना, कि पॉलीगन है जैसे ये A1 वेक्टर ये A2 वेक्टर करते 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 ये एक AN वेक्टर बन गया है ना। तो सीधी बात है ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर होगा A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर एंड सो ऑन AN वेक्टर। तो इसकी लेंथ और इन सब की लेंथ के जोड़ में इन सब की लेंथ का जोड़ ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं लिख दिया इंडिविजुअल लेंथ का जोड़ जो है वो बड़ा होता है। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, वेक्टर अगर पैरेलल हो, मान लो ये आपका A1 वेक्टर हो जाए, ये A2 वेक्टर हो जाए, ये A3 वेक्टर हो जाए, A4 वेक्टर हो जाए, करते करते ये AN वेक्टर हो जाए, तो सबका जोड़ करोगे तो ये बड़ा वेक्टर आएगा। तो इस बड़े वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो या इनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड को जोड़ दो, बराबर आ जाएंगे लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है, मगर यहां पे ये समझ आना चाहिए कि इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब सारे वेक्टर पैरेलल हों। एक भी वेक्टर पैरेलल नहीं हुआ, एक भी वेक्टर ने कह दिया कि मैं तो अपना मुंह घुमाऊंगा भाई ऐसे करके, मैं तो ऐसे करके मैं तो पैरेलल नहीं रहूंगा, तब इक्वालिटी नहीं होल्ड करेगी, इक्वल का निशान नहीं आएगा। ठीक है, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी व्हेन ऑल द वेक्टर्स आर पैरेलल। तो ये बात भी लिख देते हैं, इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन ऑल द वेक्टर्स आर पैरेलल, all the vectors are पैरेलल। सारे वेक्टर जो हैं पैरेलल रहे होंगे तो मेरी इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो ये यहाँ पे कहानी हो गई हमारी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से प्रूफ की हुई ट्रायंगुलर
इनइक्वालिटी। ठीक है ना, मतलब एनालाइज की हुई है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो प्रूफ तो क्या ही की हुई है ना, एनालाइज की हुई है बस। ठीक है, चले रास्ते में सवाल आएंगे तो हम देख लेंगे, इसको सवाल करेंगे, इसके ऊपर आएंगे तो इस्तेमाल कर लेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का। ठीक है जी, है ना। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज अपन सीख चुके हैं, एक छोटी सी बात बस मैं ऐड कर रहा हूं, जो हमने सीखा था उन्हीं में, है ना। कहाँ गया भाई, यहाँ पे है ना, 12 तक प्रॉपर्टी अपन सीख चुके थे। एक छोटू 13th बात भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, कई बार इस्तेमाल लेना पड़ता है। कोई भी वेक्टर ए वेक्टर होगा ना, कोई भी वेक्टर ए वेक्टर होगा, उसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट आई कैप, ए वेक्टर डॉट जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप। आप बताओ ठीक लिखी है क्या बात? बिल्कुल ठीक लिखी है बात तो, क्योंकि अगर मैं कोई ए वेक्टर ले लेता हूं, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, मान लो ये मैंने ए वेक्टर ले लिया, तो यहां पे ये जो क्वांटिटी है, अगर मैं कहूं ये क्वांटिटी ए वेक्टर डॉट आई कैप है, तो कहना गलत तो नहीं होगा। इस वेक्टर का आई कैप से डॉट लोगे तो आई कैप डॉट आई कैप 1 बन गया, है ना। जे कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0, तो कहने का मतलब इस क्वांटिटी का जब मैं आई कैप से डॉट ले रहा हूं, जब मैं ए वेक्टर का आई कैप से डॉट ले रहा हूं, तो a1 आ रहा है। ए वेक्टर का जब मैं जे कैप से डॉट ले रहा हूं, तो मेरा b1 आ रहा है। ए कैप का ए वेक्टर का अगर मैं के कैप के साथ डॉट ले रहा हूं, तो मेरा c1 आ रहा है। तो यहां पे मैंने a1 b1 c1 की जगह पे रिप्लेस कर दिया ए वेक्टर डॉट आई कैप, ए वेक्टर डॉट जे कैप, ए वेक्टर डॉट के कैप। क्यों रिप्लेस कर दिया जी? रिप्लेस किया तो जा सकता है, तो समझ में आ गया। अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान रखते हो तो कई बार क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको काफी मजा आता है, काफी बेहद आसान हो जाता है अप्रोच करना क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसलिए मैं इस बात को याद रख लेता हूं जेई ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, क्लियर है ना बात एकदम। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी भी लिख लो आप, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज, देखो आई कैप जे कैप के कैप तो है ही, ए वेक्टर डॉट आई कैप है ना, ए वेक्टर डॉट जे कैप, ए वेक्टर डॉट के कैप। ये मैं एक और चीज भी दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ से, कि ये चीज देखो जरा, इसमें प्रोजेक्शन जैसी फील नहीं आ रही आपको? प्रोजेक्शन जैसी फील आ रही है, जैसे जैसे ना होता भी है। एक वेक्टर बेसिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे उस वेक्टर की जो प्रोजेक्शन बनती है, उन लेंथ का इस्तेमाल करके लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। आई कैप के अलोंग जे कैप और के कैप के अलोंग कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है, बेसिकली वो भी आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये काफी इंटरेस्टिंग वैल्यू है, इसलिए इसी वैल्यू के टर्म्स में लिखते हुए मैं आपको याद करवा रहा हूं। ठीक है जी, डन, चलो बढ़िया हो गया। तो हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी सीख गए हैं, डॉट प्रोडक्ट हमने सीख लिया है। ठीक है, हम अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, है ना। अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे, फिर डॉट और क्रॉस के मिला करके काफी सवाल करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर यूं कहें क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो भाई। क्रॉस प्रोडक्ट अपन सीख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, मैथमेटिशियन लोगों ने शुरुआत में कैसे डिफाइन किया? उन्होंने ऐसे डिफाइन किया कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि हम एक क्वांटिटी डिफाइन करना चाहते हैं
जो वेक्टर हो, तो इसलिए उन्होंने ए क्रॉस बी को डिफाइन किया। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। पहले तो ये समझना है, वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करना चाहते थे। मैथमेटिशियन लोगों के सामने एक खास किस्म की प्रॉब्लम आ रही थी बार बार। कौन सी प्रॉब्लम? वो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना चाहते थे। तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर उन्होंने देखा कि बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स में निकालना पड़ रहा है, और ये भी देखा कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है, डायरेक्टली निकालना नहीं पड़ रहा तो इस्तेमाल में उसको इनडायरेक्टली लाना पड़ रहा है। तो उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी हाईली इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़नी हो, फिजिक्स में कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर बहुत जगह पे आ रहा था। तो उनको एहसास हो गया कि ये दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है ये बड़ी काम की चीज है, क्यों ना इसको अलग से डिफाइन करके पढ़ लिया जाए। तो उन्होंने इसको अलग से डिफाइन करके पढ़ने की सोची, और इस दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है इसी का नाम रख दिया क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर कोई पूछे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो मैं तो कहूंगा ये दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का एक टूल है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का एक टूल है जी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और भी एप्लीकेशन है, ऐसा ही नहीं क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ एक ही काम करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर तो निकलता ही है, और भी कोई चीज जब बनती है तो फिर उसके एक्स्ट्रा यूजेस भी आ जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर है, इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक तो ये बात समझनी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी कुछ होगा, बिल्कुल होगा, डायरेक्शन तो पता चल गई परपेंडिकुलर है, मगर डायरेक्शन में भी अभी कंफ्यूजन है, क्योंकि दो वेक्टर हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि दो डायरेक्शन है मगर आपको एक ही लेनी है, एक क्रॉस भी अगर आप कर रहे हो तो, और वो राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड किया जाएगा, पता भी होगा आपको। तो राइट हैंड का इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि आप राइट हैंड लीजिए और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं तो पहले से दूसरे की तरफ अपनी फिंगर्स को घुमाइए, जिस डायरेक्शन में थंब आ रहा है वही डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है ना? डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल। जो लोग लेफ्टी है ना उनको लेफ्ट हैंड ही राइट जैसा लगता होगा, है ना? तो भाई काबू पाना अपने लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड थंब रूल से अपने को, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन जो है अपने को बताना है। ठीक है जी, बता देंगे। और राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से जो ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से बी की तरफ अपनी फिंगर को लेकर के जाओ, अंगूठा जिस डायरेक्शन में आ रहा है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैथमेटिशियन लोगों ने डिफाइन किया कि भाई देखो इसका मैग्नीट्यूड होगा मोड ए मोड बी साइन थीटा। साइन थीटा में थीटा क्या है? थीटा ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल है, जो कल पढ़ा चुका हूं थीटा कैसे निकालते हैं, मोड ए मोड बी साइन थीटा, है ना? लेकिन एक एन कैप भी यहां लिखना होगा। एन कैप का मतलब है कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लिख दो आप, है ना? राइट हैंड थंब रूल से जो डिसाइड हुआ डायरेक्शन उसके है ना, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिख दो आप, और मैग्नीट्यूड यहां मिल ही गया। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया ए क्रॉस बी का, और ये डायरेक्शन हो गया ए क्रॉस बी का, है ना? ये मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का, मोड ए मोड बी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है जी इन दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की डेफिनेशन अपने को समझ में आ गई। ठीक है, बिल्कुल एकदम याद होनी चाहिए, है ना? एन कैप क्या है? एन कैप है यूनिट वेक्टर। एन कैप जो है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर
is the unit vector perpendicular to both a vector and b vector, a vector और b vector के, ठीक है। डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है जी, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेरा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता है ना, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो एक अलग डायरेक्शन का वेक्टर है और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अलग डायरेक्शन का वेक्टर है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस डायरेक्शन का वेक्टर है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इस डायरेक्शन का वेक्टर, तो बराबर तो बिल्कुल नहीं होते। और इनमें रिलेशन क्या होता है कि एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर बोल सकते हो आप, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी मोड बी साइन थीटा है, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी मोड बी साइन थीटा है, तो डायरेक्शन का फर्क है। तो इस वाले को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बात अपन ने लिख दी, बहुत ही बढ़िया हो गई, ठीक है। तो ये जो बात अपने को यहाँ पे जो लिखी है, यहां से एक चीज बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो कि ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर हैं, और अगर मैं कहूं कि टेक क्रॉस विद सी वेक्टर बोथ साइड्स, तो जब क्रॉस लेते हैं सी वेक्टर के साथ तो पोस्ट क्रॉस लेना है कि प्री क्रॉस लेना है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा, ठीक है। या तो दोनों तरफ ही पोस्ट क्रॉस लो आप, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर यहां कर रहे हो तो यहां बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करो आप, या सी वेक्टर को ए वेक्टर से पहले लिख रहे हो तो सी वेक्टर को बी से भी पहले लिखो, ठीक है। तो या तो क्रॉस आप पोस्ट क्रॉस ले रहे हो या प्री क्रॉस ले रहे हो, दोनों तरफ प्री लीजिए दोनों तरफ पोस्ट लीजिए, जैसा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम किया करते थे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन प्री मल्टीप्लिकेशन। डॉट में ऐसी कोई समस्या नहीं होती जी, डॉट लेना होता सी वेक्टर के साथ तो चाहे ए डॉट सी लिख दो चाहे सी डॉट ए लिख दो, वहां कोई दिक्कत नहीं आती, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो ये एक बात अपने को समझनी है ना। और यहां से ये बात भी समझ में आ रही होगी कि ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर लिखा है मुझको, है ना, तो इसको ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिख सकते हैं अपन, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। ये बात देखो इजीली फील की जा सकती है, इस बात को थोड़ा फील करके देखें। देखो मान लो ये मेरा बी वेक्टर है ना, ये मेरा सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और एक कोई ए वेक्टर भी ले लेते हैं, मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, ये लो ए वेक्टर भी ले लिया अपन ने, ऐसे करके बाहर की तरफ आ रहा है ए वेक्टर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है बी क्रॉस सी, बी प्लस सी, और ए वेक्टर के साथ इसका पहले क्रॉस हो रखा है, तो देखो बी प्लस सी कैसा आएगा, ये सी वेक्टर हो गया, ये हो गया मेरा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखो ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, ए वेक्टर मेरा बाहर आ रहा था, तो इसका जब क्रॉस लेंगे तो इस डायरेक्शन का एक वेक्टर आ गया, ठीक है ना, इस डायरेक्शन का एक वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान से देख लो, ये इस डायरेक्शन का एक वेक्टर आ रहा है, ठीक है जी, है ना। ए क्रॉस भी लेंगे अगर अपन, है ना, यहाँ पे ए क्रॉस भी लेंगे तो देखो दो अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बस आपको बस ये ए क्रॉस भी लेंगे तो ये ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ, तो एक वेक्टर आ गया, और सी क्रॉस ए लेंगे तो दूसरा वेक्टर आ गया, दोनों जुड़ करके फिर उस डायरेक्शन में जाएगा वेक्टर, दोनों जुड़ करके फिर जो डायरेक्शन आता है उस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला जब हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल, उस मैथमेटिकल फॉर्मूला से अपन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बिल्कुल बराबर प्रूफ भी कर सकते हैं, समझ में आ रही बात। तो खैर जरूरत नहीं इसको प्रूव करने की, कर सकते हो लेकिन करना चाहो तो। एक सिंपल सी बात और लिख देता हूं,
कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, जैसे एक स्केलर क्वांटिटी है k, तो उस k को b के पास रख दो या उस k को a के पास रख दो या उस k को अलग से रख दो, बातें सारी एक हैं, है ना। स्केलर क्वांटिटी को आप कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। वेयर k इज स्केलर क्वांटिटी, वेयर k इज स्केलर, ठीक है जी। k जो है स्केलर है, तो क्रॉस जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे अपन। दो वेक्टर के क्या निकालना हो, परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो जरा एक बात बताइए कि आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस कर दें तो कितना आएगा, 0। जे कैप का जे कैप के साथ क्रॉस कर दें तो 0, और के कैप का के कैप के साथ क्रॉस कर दें तो 0, ठीक है। और एक बात मैंने तुमको बता रखी है कि आई कैप का स्टैंडर्ड डायरेक्शन ये होता है, वाई एक्सिस में पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जे कैप हो गया तो जे कैप का स्टैंडर्ड डायरेक्शन ये है और के कैप का स्टैंडर्ड डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं राइट हैंड सर्कुलर सिस्टम। राइट हैंड सर्कुलर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइट हैंड से आई जे का क्रॉस लोगे तो खट से के की तरफ आ जाएगा, है ना। एक होता है लेफ्ट हैंड सिस्टम, लेफ्ट हैंड सिस्टम में के कैप बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ होता है, वो लेफ्ट हैंड सिस्टम बनता है। हम राइट हैंड सिस्टम को मान करके पूरी 3D वेक्टर पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं राइट हैंड सिस्टम को, ठीक है। तो एक तो ये समझना है कि ये राइट हैंड सिस्टम है, हम राइट हैंड सिस्टम को मानते हैं। तो राइट हैंड सिस्टम के हिसाब से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर मैं पूछूं आई क्रॉस जे कितना हो गया, है ना, आई क्रॉस जे सीधा के कैप हो गया जी। अगर मैं पूछूं आई क्रॉस के कितना हो गया, है ना, तो और के क्रॉस आई जे कैप होता है ना, तो के क्रॉस आई मेरा हो गया के कैप क्रॉस आई कैप मेरा जे कैप हो गया, है ना। और जे क्रॉस के करूंगा तब जाके आई कैप आएगा, है ना। जे कैप क्रॉस के कैप मेरा कितना हो गया, आई कैप, ठीक है। तो ये बातें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से एक बात भी नोटिस में ला सकते हैं अपन कि एक सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एक सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो 0 आएगा जी, ये बात अपने को पता चल गई है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं दो वेक्टर ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं चलो जी ए वेक्टर ले लो, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और एक दूसरा वेक्टर ले लो a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, और कह रहा हूं चलो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप का क्रॉस निकालते हैं, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, है ना। क्रॉस निकालते हैं ना, ए वेक्टर पहले लिखा बी वेक्टर बाद में लिखा है। तो जब अपन क्रॉस निकालेंगे तो होगा क्या, इसका इससे क्रॉस करना पड़ेगा, इससे क्रॉस करना पड़ेगा, इससे क्रॉस करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा। तो जब इसका इससे क्रॉस करेंगे अपन तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। जब इसका इससे क्रॉस करेंगे तो कितना आ गया, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई कितना हो गया,
है ना, जे क्रॉस आई हो गया माइनस के, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस B1A2 के कैप, है ना। के कैप और कहां से जनरेट हो रही है, एक तो यहां से जनरेट हो रही है और कहां से जनरेट होगी, और इन दोनों से भी जनरेट होगी, है ना। और यहाँ पे आई क्रॉस जे आ रहा है तो प्लस के कैप आएगा A1B2, है ना। तो के कैप आ गया आपका A1B2 माइनस B1A2 के कैप, ठीक है। ये लो के कैप आ गया, है ना। अब मेरे को बताओ आई कैप जनरेट हो रही होगी, आई कैप कहाँ कहाँ जनरेट हो रही होगी, जे का के से क्रॉस हो रहा होगा तो, है ना। तो जे क्रॉस के कितना हो गया, आए तो B1C2 यहां से आ गया B1C2, और एक यहां से आ रहा है के क्रॉस जे कितना हो गया माइनस आई C1B2 माइनस C1B2, ठीक है ना। और आई और के से जे जनरेट हो रहा होगा, तो के आई क्रॉस के कितना होता है, के क्रॉस आई जे होता है, तो आई क्रॉस के कितना हो गया माइनस जे, तो माइनस जे कैप माइनस जे कैप, और कर दिया मैंने A1C2 चलो जी, माइनस यहाँ कॉमन ले लिया, और मेरे को यहाँ लग रहा है कि इन दोनों के क्रॉस से, है ना, तो यहाँ पे के क्रॉस आए तो प्लस जे होता है, तो फिर माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस C1A2। समझ में आ रही है, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। ये आ गया दो वेक्टर का क्रॉस, और ये एक डिटर्मिनेंट ओपन कर रखा है, ऐसा फील आ रहा होगा आपको, है ना। ये तो फील आना ही चाहिए कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे आई कैप इंटू B1C1 B2C2 ऐसा लिखा हुआ, I1 इंटू B1C2 माइनस C1B2 लिखो, ठीक है। फिर यहाँ पे काश जे कैप होता, तो आप ये देखिए कि एक डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन किया हुआ है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए ये डिटर्मिनेंट याद रख लोगे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेसिकली आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दे देगी। तो ये जो वेक्टर आया है ना, ये वाला जो वेक्टर आया है, इस वेक्टर को ध्यान से अगर अपन देखें, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर आया है ये इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर आया है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर आया है इन दोनों के, आया है, निकल गया, देखो जरा परपेंडिकुलर होता है, वो अपन ने पहले ही डिफाइन कर लिया था, है ना। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ए क्रॉस बी निकालने का ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला डिराइव देखो कितनी बेसिक बात से हुआ है, इन बेसिक बात से हुआ, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की, हमारे राइट हैंड सिस्टम की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये डिराइव किया है। समझ में आ रही बात आपको। तो यहाँ पे मैं बस लास्ट में इतना बताना चाहूंगा आपको कि जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है इसका फॉर्मूला आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रखें, पहली रो आई कैप जे कैप के कैप लिखें, जो वेक्टर पहले है उस वाली रो को पहले लिखें, बाद वाली को बाद में लिखें, नहीं तो साइन में गड़बड़ आ जाएगी। कई लोग मस्ती मस्ती में लिख देते हैं, है ना, एक वेक्टर इधर लिखा है पेपर में तो उसको पहले लिख देंगे, इधर लिखा है उसको बाद में लिख देंगे, लेकिन वहां पे ऐसी साइन में गड़बड़ हो जाती है कि इस पकड़ में भी नहीं आती और ऑप्शन भी मैच कर जाता है। तो ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर ये पहले लिखा था, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रो बनेगी वो पहले बनेगी, यहाँ पे ये बाद में लिखा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रो बनेगी ये बनेगी बाद में, ठीक है। और ये मेरा बन गया फॉर्मूला जो आपको फिजिक्स में भी शुरुआत में 11th क्लास में सिखा दिया जाता है, और काफी बार आप क्रॉस प्रोडक्ट मुझे लगता है निकालते होंगे, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से अपने को परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाता है जी, चलो बहुत बढ़िया हो गया तो, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट से हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो चलो जरा नेक्स्ट बात करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ध्यान से सुनो, आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मोड है आप उसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर हो गया, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का भी स्क्वायर करो, आप कर सकते ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का भी स्क्वायर, तो वो कितना हो गया
मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो 1 होता है। तो जैसे ही इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो ये हो गया मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं इसको अपन। तो ये वो रिलेशन है जिसमें क्रॉस देखने को भी मिल रहा है, डॉट देखने को भी मिल रहा है, और मॉडुलस इंडिपेंडेंटली वेक्टर्स की देखने को भी मिल रही है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, पहली बार लेग्रेंजे नाम के मैथमेटिशियन ने ऑब्जर्व की थी, तो इसलिए इसको लेग्रेंजेस आइडेंटिटी भी बोलते हैं, है ना। डॉट और क्रॉस के मैग्नीट्यूड में एक रिलेशन लेग्रेंजे भैया ने बताई थी, तो इसको लेग्रेंजेस आइडेंटिटी भी अगर बोल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बेचारा ने इतनी मेहनत करके सोची थी। तो ये होगी लेग्रेंजेस आइडेंटिटी, है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मोड ए स्क्वायर इंटू मोड बी स्क्वायर। ठीक है जी। अगर मैं लिखूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ध्यान से सुनना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर लिख दूं, तो ये पूछ रहा हूं, बताओ मीनिंगफुल चीज है कि मीनिंगलेस चीज है? हैं कार्तिकेय? मीनिंगफुल है पूरी एकदम, क्योंकि ये भी वेक्टर है, वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस कर दिया आपने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये एक मीनिंगफुल चीज है। ठीक है, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके डॉट कर दूं सी वेक्टर के साथ, ये मीनिंगफुल है क्या? हाँ, क्योंकि ये एक वेक्टर है और वेक्टर का वेक्टर से डॉट हो रहा है, ये भी मीनिंगफुल है। ठीक, अगर मैं ऐसा कर दूं ए वेक्टर डॉट यहां लिख दूं और क्रॉस यहां लिख दूं, ये मीनिंगफुल है क्या? ये तो स्केलर हो गया, स्केलर इनटू वेक्टर, तो मतलब स्केलर क्रॉस वेक्टर, तो मतलब एक अजीब चीज हो गई, ये मीनिंगलेस हो गई। कोई मीनिंगफुल नहीं है जी, ये बिल्कुल खराब बात है। अगर मैं ऐसा कर दूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये बताओ ये मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये चीज जो है ये मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है? यहां पे आप सोच रहे होंगे कि ये पहले करने से और ये पहले करने से फर्क नहीं पड़ रहा होगा, तो मीनिंगफुल बन जाएगी। अरे समझ में आ रही है? यहां मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इसको पहले करके क्रॉस फिर बाद में इसके साथ करें, या फिर इसको पहले करके बाद में इसके साथ करें, ये कंफ्यूजन है। अगर दोनों केसेस में बराबर आंसर आ रहा होगा तो मीनिंगफुल बन जाएगी, नहीं तो मीनिंगलेस बन जाएगी, और दोनों केसेस में बराबर आंसर नहीं आता है। इस बात को थोड़ा कोशिश करें क्या फील करने की। मुझे पेन दोगे आप? है ना, यहाँ पे देखो 3 वेक्टर हम ले लेते हैं, कोई भी, है ना, एक वेक्टर दे दो भाई, है ना। तो देखते हैं जरा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, आराम से समझते हैं। तो पहले ए क्रॉस बी करा अपन ने, तो ए क्रॉस बी करा, तो ऐसे परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर वेक्टर है कार्तिकेय, आपका वेक्टर परपेंडिकुलर रख दिया मैंने यहाँ पे इसके। तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना। फिर ये जो आंसर आया, इस आंसर का सी के साथ क्रॉस करोगे तो फिर इनके दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब फाइनल आंसर ये ऐसा कोई वेक्टर आ रहा है ना, फाइनल आंसर ऐसा कोई वेक्टर आ रहा है भाई। ठीक है, नोट कर लिया अपन ने, चलो, है ना। ए बी सी है ना यहाँ पे, अगर बी क्रॉस सी को पहले करूं मैं, देखो ए बी सी है, बी क्रॉस सी को पहले करोगे तो ये आ गया बी क्रॉस सी, है ना। अब इसके साथ क्रॉस करना है, तो इसके साथ क्रॉस करोगे तो इस तरफ वेक्टर आ रहा है, देखो ये तो बराबर बिल्कुल भी नहीं है। अरे है क्या बराबर? बिल्कुल ही नहीं है, ये कुछ ऐसे था, ये कुछ ऐसे आ रहा है, तो वेक्टर बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यहां से अपन ने खट से बात बोल दी कि भाई बात एकदम मीनिंगलेस है। बताना पड़ेगा ब्रैकेट किधर लगेगी, ब्रैकेट यहां लगेगी तो अलग बात है, अलग वेक्टर आएगा, ब्रैकेट यहां लगेगी तो अलग वेक्टर आएगा, निकाल के बताऊंगा मैं। एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो आप, कि
तीन वेक्टर जब ले लिए जाते हैं तो सिर्फ दो चीजें ही मीनिंगफुल बन रही हैं। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब तीन वेक्टर ले लिए जाते हैं तो दो चीजें ही मीनिंगफुल बन रही हैं, बाकी तीसरी चीज कोई मीनिंगफुल बनी नहीं रही। आप देख लो चाहे। अरे बन रही है क्या? नहीं बन रही ना। और तीन वेक्टर में तो दो चीजें मीनिंगफुल बन रही हैं, एक चीज स्केलर आंसर दे रही है और एक चीज वेक्टर आंसर दे रही है। इसका फाइनल आंसर वेक्टर आएगा, इसका फाइनल आंसर स्केलर आएगा। दो वेक्टर में भी एक डॉट प्रोडक्ट है जो स्केलर आंसर देता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है जो वेक्टर आंसर देता है। तीन वेक्टर में भी देखा तो एक चीज वेक्टर आंसर दे रही है, एक स्केलर आंसर दे रही है। मैथमेटिशियन लोगों ने इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम दे दिया और इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम दे दिया। जब ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो तब भी पढ़ाऊंगा कि दो ही चीजें होती हैं। तो ट्रिपल प्रोडक्ट का एक आइडिया हमने ले लिया है यहां से। ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो चार वेक्टर के प्रोडक्ट का भी आइडिया ले लेंगे। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। तो खैर ये दो मीनिंगफुल चीजें हैं, दो मीनिंगलेस चीजें थी, बाकी सारे मीनिंगलेस बनेंगी इन कॉम्बिनेशन से। तीन वेक्टर के कॉम्बिनेशन से दो ही चीजें मीनिंगफुल बनती हैं। और ये मैं डॉट में बता चुका था कि ए डॉट बी डॉट सी नाम की चीज ये वैसे ही आपकी मीनिंगलेस हो गई, क्योंकि स्केलर का डॉट वेक्टर के साथ कर रहे हो तो, है ना। और 2 × 2 4 पॉसिबिलिटी बननी थी। ठीक है, दो कट गई यहाँ, बाकी कट गई यहाँ पे, ये बच गई, है ना। ये तो एक एक्स्ट्रा मैंने लिख दी बस बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं कह रहा हूं कि दो वेक्टर का इस्तेमाल करके आप एक ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हो, और दो वेक्टर का इस्तेमाल करके ही एक पैरेललोग्राम भी कंप्लीट कर सकते हो। क्या ये बात मैं ठीक कह रहा हूं क्या? दो वेक्टर दे दिए आपने तो ट्रायंगल यहां पे अपने आप ही कंप्लीट होगी जी। देखो ये वाली साइड तो अपने आप ही फिक्स हो गई, और दो वेक्टर यहाँ पे दे दिए तो पैरेललोग्राम की बाकी जो साइड है वो अपने आप ही फिक्स हो गई, पैरेललोग्राम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो एक पैरेललोग्राम को बनने के लिए दो वेक्टर सफिशिएंट हैं, एक ट्रायंगल को बनने के लिए भी दो वेक्टर सफिशिएंट हैं। ठीक है, आपको पढ़ाया होगा कि ट्रायंगल का जो एरिया है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ए बी साइन थीटा। हाफ ए बी साइन थीटा होता है ना भाई। ये लेंथ आपकी ए है, ये लेंथ आपकी बी है, हाफ ए बी साइन थीटा होता है। मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि यार ए बी साइन थीटा तो बेसिकली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही तो है ए बी साइन थीटा। तो उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल को कह दिया कि अगर आपको साइड के दो वेक्टर पता है तो आप हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करके आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो जी। ये यहां पे अपने को समझ में आ गया। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है? साइड वेक्टर ऑफ द ट्रायंगल है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है ये है साइड वेक्टर्स। और पैरेललोग्राम का एरिया भी निकलना बिल्कुल आसान है, ट्रायंगल के एरिया का डबल कर दो, पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा, है ना। ये ट्रायंगल थी, इस ट्रायंगल का एरिया अपन निकालना सीख चुके हैं, ये वाला एरिया। तो इस एरिया का अगर अपन डबल कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया इसका डबल, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये क्लियर हो गया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। फॉर्मूला याद हो जाएगा अपने को, है ना, याद ही हो गया होगा। तो ए क्रॉस बी एक परपेंडिकुलर वेक्टर देता है, ये एक इस्तेमाल था, और एरिया में एक दूसरा इस्तेमाल भी देखने को मिल रहा है अपने को। ए क्रॉस बी से एरिया भी निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि एक क्वाड्रिलेटरल है। यहां पे देखो, एक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कितने वेक्टर चाहिए भाई?
क्वाड्रिलेटरल के लिए तो यार वो जैसी बनाना चाहते हो फिर सारे वेक्टर चाहिए आपको। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये आपका सी वेक्टर हो गया, है ना। 3 वेक्टर मिल गए मुझको, चौथे की भी जरूरत है क्या आपको? निकल ही जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए तो ऐसे करके मेरे को 3 वेक्टर चाहिए है ना। चौथा वेक्टर मिल जाएगा, तो चौथा वेक्टर मिल गया मेरे को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, डी वेक्टर दे देता हूं इसका नाम, विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो 3 वेक्टर आप बता दो, क्वाड्रिलेटरल मेरी बन जाएगी। ठीक है, मैं कहूं इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो, बिल्कुल ऐसी छपी हुई है, डायग्राम ऐसा बना हुआ है। मैं कहूं इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मुझको लिख के दिखाओ। तो क्वाड्रिलेटरल है ना, हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या लिखोगे जी, बता सकते हो क्या? तो मेरे को लगता है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिखने के लिए आपको ये 2 ट्रायंगल में स्प्लिट करनी पड़ेगी। ट्रायंगल का जानते हो आप, जोड़ देंगे अपन। तो पहले वाले ट्रायंगल का क्या क्या जोड़ूं, जरा बताओ जरा इसमें। देखो इसमें एक तरीका तो है, आप ऐसा लिख दो, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस हाफ सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ये ठीक आंसर है, ठीक आंसर है ये, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लिखा ना, डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, तो मैग्नीट्यूड लिखा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया, ठीक लिखा है। मगर इसी एरिया को एक और तरीके से अगर लिखा जाए, हाफ मैग्नीट्यूड पूरे का लिया जाए, है ना। अब देखो बी वेक्टर को मैं यहां लाता हूं, बी वेक्टर को यहां लाऊंगा और ए क्रॉस बी करूंगा तो ये निशान आएगा, इस तरफ वेक्टर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं कर दूं ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर यहां आएगा और कर दूं डी क्रॉस सी, तो मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम मिलेगी। अरे हाँ के ना, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये ऑप्शन मिल जाए तो टिक करोगे क्या? मल्टीपल ऑप्शन में आ जाए मान लो, तो मल्टीपल ऑप्शन में ऐसे आ जाए, ऐसे करके मान लो कई ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऐसे करके एक बढ़िया सवाल बन जाता है ये, है ना। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में आ जाता है मान लो। और पूछा जाए कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो कौन कौन सा फॉर्मूला दे रहा है अपने को, तो पहले वाला दे रहा है, दूसरे वाले में ये दोनों वेक्टर ऐड हो गए थे सेम डायरेक्शन वाले, तो एरिया बड़ा वेक्टर आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये और ये सही है, ये गलत है एक्सप्रेशन। अरे सी क्रॉस डी, हाँ यहाँ पे सी क्रॉस डी लिखना था मुझको, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर मान लो ऐसे लिखा है, तो एक एक्सप्रेशन ये वाली गलत हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? तो यहां पे ये जो जोड़ करना है क्रॉस का एरिया निकालते हुए, जोड़ना चाहते हो एरिया को, तो सेम डायरेक्शन वाले जो वेक्टर्स हैं एरिया के वो जोड़ोगे तो फिर कंबाइंड एरिया निकलेगा, नहीं तो गलत निकल जाएगा एरिया। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो यहां पे तो समझ में आ गया अपने को कि आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूं कि क्वाड्रिलेटरल के लिए 3 साइड दे दो, वो बात तो ठीक है, ये तो अपन कर ही सकते हैं। अगर मुझे कोई 2 डायगोनल दे दे क्वाड्रिलेटरल के, ध्यान से सुनो जरा बात को, अगर कोई मुझे कह दे कि एक है D1 वेक्टर और दूसरा डायगोनल है ये करके D2 वेक्टर, तो 2 डायगोनल मिल गए तो क्वाड्रिलेटरल तो एरिया तो निकाला ही जा सकता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल फिक्स होगी मेरी। अगर मेरे को 2 डायगोनल मिल गए, 2 डायगोनल के अलोंग मेरे को वेक्टर मिल गए, तो आप यहां से देखोगे तो मेरी जो क्वाड्रिलेटरल है वो तो बन ही जाएगी, है ना। 2 डायगोनल के अलोंग वेक्टर एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल में मेरे को 2 डायगोनल के अलोंग वेक्टर मिल गए तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी मेरी। तो 2 डायगोनल वेक्टर मिलने के बाद मेरे को एरिया लिखना आना चाहिए क्वाड्रिलेटरल का, तो लिख सकते हैं क्या अपन एरिया 2 डायगोनल वेक्टर का इस्तेमाल करके, है ना। तो 4 ट्रायंगल के एरिया जोड़ने पड़ेंगे आपको, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल के एरिया जोड़ने पड़ेंगे आपको, यही करना पड़ेगा ना। 4 ट्रायंगल के आपको एरिया जोड़ने पड़ेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो निकल के आता है, एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल जो इस केस में निकल के आता है वो आता है हाफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, हाफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, जब चारों को जोड़ते हैं अपन तो समझ में आ रही है, हाफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर निकल के आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, जब डायगोनल्स अपने को पता हो, है ना, डायगोनल्स अपने को अगर पता हो तो ये कैसे आए ये फॉर्मूला, क्या ये अपने को प्रूफ करने की जरूरत है क्या, फील लेने के लिए? देखो जरा, इस एरिया को अगर अपन प्रूफ करना चाहते हैं तो ऐसा कर लो कि जी ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को आप ले लो, क्या ले लो, इस वेक्टर को आप ए वेक्टर ले लो, तो ये जो वेक्टर है ये मिल जाएगा मेरे को, ये वेक्टर मिल जाएगा मेरे को d1 वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को ले लो बी वेक्टर, तो ये मिल जाएगा d2 वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो ये साइड के अलोंग वेक्टर हो गया, ये साइड के अलोंग मेरा वेक्टर हो गया, तो इनका क्रॉस करके इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ये वाला वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, इनका क्रॉस करके इसका एरिया आ जाएगा। ये पता इनका क्रॉस करके इसका एरिया आ जाएगा। ये पता इनका क्रॉस करके ये एरिया आ जाएगा। और सबको जोड़ना है एक डायरेक्शन में ला करके, तो ए और बी जो है कैंसल आउट हो जाएंगे, ए बी की टर्म, और लास्ट में आ जाएगा हाफ d1 क्रॉस d2 का मोड, ठीक है ना। ऐसे करके इसको प्रूव किया जा सकता है, ठीक है ना। आप इसको अपनी रफ कॉपी में प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। ट्रायंगल का जो एरिया है उस पे वापस चलते हैं एक बार। अच्छा, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया मेरा जब साइड्स गिवन है, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन साइड्स आर गिवन, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन साइड्स आर गिवन, जब अपने को साइड्स गिवन हो तब क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिखना, ठीक है, राइट, है ना। ट्रायंगल वाले पे चलूं क्या वापस एक बार मैं, ये ट्रायंगल वाले पे मैं वापस आ गया, ट्रायंगल वाले पे मैं वापस आ गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं एक चीज और यहाँ पे, कि ट्रायंगल की साइड्स के वेक्टर ना दे रखे हों, अगर वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हो, मान लो वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हो, कि एक ट्रायंगल है इसकी वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और पूछे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दो आप। अब अगर कोई पूछे आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो बताओ कैसे करोगे जी? तो साइड के वेक्टर निकल जाएंगे, इसमें क्या है, ये वाला वेक्टर आ गया, ये वाला वेक्टर आ गया मेरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर आ गया सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये वेक्टर आ गया सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस करना है आपको सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, ठीक है। जब हम क्रॉस करते हैं, जब हम क्रॉस करते हैं देखो सीन क्या हो जाता है, यहां हो गया ए क्रॉस सी, देखो ए क्रॉस सी, देख लो एक बार, ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, है ना, माइनस ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस बी तो जीरो हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देखो कितना आ गया 1/2
इसको सी क्रॉस ए लिख दो और माइनस साइन लगा दो और माइनस साइन मॉडुलस खा जाएगा। तो इसको ऐसा लिख दिया मैंने, थोड़ा अच्छा लगेगा बोलने में, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट नहीं आ गया? हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। अगर वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हो तो लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कंफ्यूज क्यों होते हैं। ये साइड वेक्टर दे रखे हो तब इस्तेमाल में लाने वाला फॉर्मूला है, और ये वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर अपने को दे रखे हो ना तब इस्तेमाल में लाने वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना भाई, थ्योरी की जो सारी बातें हैं सारी मैं नोट्स में डलवा देता हूं, आपको बस अच्छे से उनको समझना है और बाद में उनको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला व्हेन पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस आर गिवन, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन पोजीशन वेक्टर फॉर 3 vertices are given, 3 vertices are given। ठीक है ना। यहां से कुछ लोग एक और बात कंक्लूड भी करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया अगर 3 बिंदु मेरे कोलिनियर हों, अगर 3 बिंदु मेरे कोलिनियर हों तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, है ना। इफ these 3 points are collinear, तो कोलिनियर पॉइंट्स की एक कंडीशन क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में भी डिराइव हो गई हमारी। तो 3 पॉइंट कोलिनियर, तो एरिया को 0 होना पड़ेगा, एरिया को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब इस वेक्टर को 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर देन ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर जो है इस क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स की एक कंडीशन और लिख दी है मैंने। जिस दिन सारी कंडीशन मेरी कंप्लीट हो जाएंगी तो सारी कंडीशंस को फिर इकट्ठा लिख दूंगा मैं कि यार कौन कौन सी बातें अपन जानते हैं कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो ये नोट हो गया जी अपना, है ना। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो एरिया का फॉर्मूला अपने को याद हो गया। यहां से कोलिनियर पॉइंट वाली जो बात है वो भी अपन ने सीख ली है। ठीक है जी, अब है ना ये क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में हो गया हमारा खेल। ठीक है, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है एक हाफ d1 d2, है ना, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे होते हैं तो साइन 90 वहां पे 1 हो जाता है ना, तो इसलिए वो फॉर्मूला फिर वहां पे डेवलप हो जाता है। ऐसी एक बात को रिलेट कर रहा था बस मैं। ठीक है ना भाई, लेकिन ये कतई मतलब नहीं है कि डायगोनल 90 पे हो तो रोम्बस ही बनेगी। डायगोनल अगर 90 पे हो, मान लो एक डायगोनल ऐसा है दूसरा डायगोनल ऐसा है, देखो जरा बिल्कुल भी रोम्बस नहीं बन रही है ये। ठीक है ना, और जरूरी नहीं है कि 90 पे डायगोनल हो तो काइट ही बनेगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ये लो देखो जरा, ये तो फिर भी आपको काइट दिख रहा है। ये लो, ये देखो, ये भी दिख रहा है आपको, ये लो ये नहीं दिखेगा। ठीक है, देखो जरा अब डायग्राम बनाओ, बिल्कुल भी काइट जैसा नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। ये छोटा बड़ा हो गया, छोटे बड़े हो गए। 90 डिग्री पे डायगोनल हो, रोम्बस या काइट बने जरूरी नहीं है, बट हाँ रोम्बस और काइट है तो 90 पे डायगोनल होते हैं। काइट के 90 पे होते हैं, रोम्बस के 90 पे होते हुए एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये यहां पे होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बताना जरा इसका आंसर। मैं कह रहा हूं एक हेक्सागन है ना, एक हेक्सागन की
सारी साइड्स इक्वल हैं, तो क्या उस हेक्सागन के सारे एंगल्स इक्वल ही होंगे, या हो भी सकते नहीं भी हो सकते? अरे सिंपल क्वेश्चन है ये, मैं 7वीं 8वीं क्लास के पेपर में देता हूं, कई बार 7th 8th क्लास के पेपर में पूछ लेता हूं मैं ये, कि एक हेक्सागन, कार्तिक समझ में आ रहा है, एक हेक्सागन की सारी साइड्स बराबर हैं तो क्या सारे एंगल्स बराबर होंगे? हाँ जी, है ना? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? एक हेक्सागन की अगर सारी साइड बराबर हो तो सारे एंगल बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। यहां पे ये नट लगाए हुए हैं मैंने हर साइड के बीच के जो नोड्स यहाँ पे जो बने हुए हैं, ऐसे ऐसे करते रहो, बहुत सारी बन जाएंगी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन वापस पूछ रहा हूं, उल्टा पूछ रहा हूं। अगर एक हेक्सागन के सारे एंगल बराबर हैं तो क्या सारी साइड बराबर होंगी क्या? समझ रहे हो सवाल क्या है? एक हेक्सागन के सारे एंगल बराबर हैं, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री होता है ना, कितना होता है? इतना ही होता है, तो एंगल बराबर है, तो बताओ सारी साइड बराबर होंगी क्या? ये एक हेक्सागन है, ठीक है, सारे एंगल बराबर हैं, सारे एंगल बराबर हैं। अब क्या किया शक्तिमान ने, इस लाइन को बढ़ा दिया ऐसे करके, एंगल तो अभी भी बराबर है सारे, मैंने एंगल के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की, मैंने तो इसको काटा बीच में से, थोड़ा बस लेंथ बढ़ा दी। अब देख लो एंगल बराबर, लेकिन साइड तो बराबर नहीं आ रही सारी, तो ना तो इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में कोई स्टेटमेंट ठीक नहीं है। एक हेक्सागन के सारे एंगल बराबर हों तो उसको इक्वी एंगुलर हेक्सागन बोलते हैं। एक हेक्सागन की सारी साइड बराबर हों तो उसको इक्विलेटरल हेक्सागन बोलते हैं। ट्राइंगल ही ऐसा फिगर है पॉलीगन्स में, इक्वी एंगुलर होते हुए इक्विलेटरल भी हो और इक्विलेटरल होते हुए इक्वी एंगुलर भी हो। हेक्सागन में अगर कोई हेक्सागन इक्वी एंगुलर भी है इक्विलेटरल भी है तो उसको रेगुलर बोलते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन का मीनिंग होता है इक्वी एंगुलर एज वेल एज इक्विलेटरल। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पता नहीं कब जेई वाले किस क्वेश्चन में इस्तेमाल कर लें, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, खैर चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, है ना, ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं सच दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो बताओ क्या बी और सी के बारे में बोला है, बराबर होंगे बराबर नहीं होंगे, बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, या फिर ऐसे कोई बी वेक्टर सी वेक्टर संभव ही नहीं है जो ये हरकत करें, हैं? तो यहां से देखते हैं जरा इसको, अपन यहां से देखते हैं कि हमारे पास लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस सी, तो माइनस ए क्रॉस सी ऐसा करके लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो यूं लिखा जा सकता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आइदर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू, मतलब या तो बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है या फिर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर लेमडा टाइम्स ए वेक्टर है, पैरेलल है तो ऐसा सीन होना पड़ेगा, लेमडा टाइम्स ए वेक्टर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए डॉट बी और ए डॉट सी भी बराबर दे रखे हैं, है ना, तो बी माइनस सी इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर। ये वाला केस देखते हैं। मैंने क्या किया, दोनों तरफ डॉट ले लिया, तो जब आप दोनों तरफ डॉट लोगे ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू लेमडा ए डॉट ए लेंगे तो मोड ए का स्क्वायर हो गया, मोड ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है,
ए डॉट बी और ए डॉट सी बराबर है जी, तो ये जीरो हो गया, ये चीज जीरो हो गई, तो यहां से आ गया लेमडा इंटू मोड ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ना ही लेमडा जीरो है, क्योंकि लेमडा जीरो हो गया तो बीसी बराबर ये वाला केस आ गया, तो ये तो सेपरेट डील कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ना ही लेमडा जीरो था, ना ही मोड ए जीरो हो सकता है, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये तो संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये वाला जो केस था, ये केस तो संभव ही नहीं है, तो ओनली पॉसिबिलिटी बच गई बी वेक्टर और सी वेक्टर के बराबर होने की। तो बी वेक्टर सी वेक्टर 100% बराबर होने चाहिए। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पे डायरेक्टली भी सवालों में इस्तेमाल कर सकते हैं इस बात का कि भाई ए डॉट बी और ए डॉट सी बराबर हैं, तो बी और सी बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी बराबर है, तब भी बी और सी बराबर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। मगर ए डॉट बी ए डॉट सी और ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी ये बराबर हो जाते हैं दोनों केसेस में, तब जाकर के बोल सकते हो बी और सी बराबर हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना, मैंने लिखवा भी दिया था ये बात, तो डॉट में लिखवा दी थी, क्रॉस में भी आप समझ लें। ए डॉट बी ए डॉट सी बराबर है, तो बी और सी बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं होता। और ए क्रॉस सी बराबर है, तो बी और सी बराबर हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता। मगर ये स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, तब बी और सी बराबर होंगे, 100% होंगे, प्रूव कर लिया हमने। ठीक है ना, एक बेसिक सवाल था, और इसके एप्लीकेशन कई जगह देखने को मिलते हैं। करेक्ट है जी। एक ये वाला छोटू सवाल है, जरा इस सवाल को तो यार सब लोग करके आंसर निकाल ही दो, थोड़ा हाथ साफ हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है, है ना। सवाल शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं, है ना, 3D में भी इस तरीके के सवाल आते हैं। तो लोग क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि एक ट्रायंगल एबीसी का जब एरिया निकलवाया जाता है ना, यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकलवाया जा रहा है आपसे, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, या वर्टेक्स दिए हुए होते हैं, तो पता है क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं ऐसे करके, और लिख देते हैं 1 - 1 2 2 0 -1 0 2 1, और इसका कर देते हैं आधा। वो फॉर्मूला याद आ जाता है उनको, 2D वाला फॉर्मूला याद आ जाता है, वो आ रहा है याद, ये लिख देते हैं, आंसर निकलता है, ये ऑप्शन मैच करता है, टिक कर देते हैं, गलत हो जाता है। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ये बात तो समझ में आ रही है ना। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ये 2 डायमेंशन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कतई एप्लीकेबल, ये फॉर्मूला ही नहीं है। फॉर्मूला कहाँ है? ये तो फील लेके लिख दिया। अगर मान लो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट x1 y1 थे, x2 y2 थे, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो होती है, और ऑप्शन मिलती पक्का। तो यहां पे 3 वर्टेक्स थे, तो इस केस में फॉर्मूला होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और इसका हाफ करके फिर मॉडुलस लेते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है ना। तो यहां पे इसी फॉर्मूला की थोड़ी एक्स्ट्रा फील लेकर के 1 1 1 की जगह ऐसे z1 z2 z3 रखने का दिल करता है कई बार लोगों का। तो ये मैं पहले दफे ही बता देता हूं, ये सवाल मैंने लिया ही ये बात बताने के लिए है कि ये हरकत मत कर देना, क्योंकि ये हरकत करते ही ऑप्शन मैच करेगा, है ना। तो ये गलत हो जाएगी बात। ठीक है, एक बात तो अपन ने ये समझ ली इस सवाल के थ्रू कि यहाँ पे ये वाला कांड नहीं करना अपने को। अब निकलेगा कैसे जी एरिया? क्रॉस प्रोडक्ट सिखा रखा है जी, 3D में एरिया निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। ये वाला वेक्टर लिखो, ये वाला वेक्टर लिखो, और इनका ले लो क्रॉस प्रोडक्ट, हो गया काम। तो ये वेक्टर आ गया अपना, ये वाला वेक्टर आ गया 2 - 1 1 i कैप, 0 - 1 1 j कैप, -1 -2 -3 k कैप, ये वेक्टर लिखा -i कैप +3 j कैप 1 - 2 k कैप। ठीक है, वेक्टर लिखा, एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ जाएगा 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप 1 1 -3 -1 3 -1,
तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से एरिया निकाल सकते हैं अपन। ये हो गया आपका -1 + 9 8 i कैप -1 -3 -4 तो +4 j कैप 3 + 1 4 k कैप। इसका लेना है मैग्नीट्यूड आपने, तो 4 तो बाहर निकाल दिया, 2 आ गया, तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका 2² + 1² + 1²। ठीक है जी। 4 5 6 2√6 ट्राइंगल का एरिया आ गया, 2√6 स्क्वायर यूनिट्स। करेक्ट है? ठीक है, चलो ये वाली बात अगर अपने को करेक्ट लग रही है तो ये वाला क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं सॉल्व। मुझे लगता है इसमें एक सीरियस ट्राई आपको मारनी चाहिए। ये सॉल्व होने वाला सवाल है, एरिया की बात कर रखी है, थोड़ा सोचो इसके ऊपर, एक लास्ट ट्राई मारो जरा। ADBE CF are the medians of triangle ABC। अब मीडियन इंटरसेक्ट G पे कर रही है तो G सेंट्रोइड हो गया, तो सेंट्रोइड हो गया तो अच्छी बात होगी ये तो यहाँ पे ABC ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, G यहाँ पे सेंट्रोइड है ना, ये मेरी मीडियन है, ठीक है, यहाँ पे मीडियंस हैं, है ना, यहाँ पे ये मीडियन है, ये यहाँ मीडियन है, ADBE CF, है ना। एक कहावत होती है कि मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज, वो तो सुनी होगी आपने, सुनी है? चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समझने वाली बात कुछ ऐसी है कि ट्राइंगल AGB को देखते हैं कहाँ है। ट्राइंगल AGB, ट्राइंगल AGB, इस ट्राइंगल पे गौर फरमाते हैं अपन। देखो मैं कुछ बातें कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ABC ट्राइंगल का जो एरिया है, लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कुछ मान लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, मान लो अपन K ले लेते हैं, ठीक है ना। ABC ट्राइंगल का एरिया K है, तो मुझे इस वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ। ये K/2 हो गया, चलो जी लिख दिया मैंने, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपकी कौन सी कह रहा हूं मैं, ABD, K/2 हो गया। अब ध्यान से सुनना जरा बात को, अब बात को ध्यान से सुनना। ये वाले जो ट्राइंगल है ना, ये वाले ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में, इस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में इस ट्राइंगल को देखो आप। जब एरिया निकालने चलूंगा तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो इसमें भी हाइट और बड़े वाली में हाइट तो सेम है, बेस का फर्क है, बेस का फर्क है, और बेस भी इसका 1/3 टाइम है ये, क्योंकि 2:1 में काटता है ये। तो मैं यहां पे इतना कहना चाहता हूं कि पूरी का 1/3 एरिया हो गया यहां पे, ये ठीक लिखा है ना, 2/3 यहां पे बच गया, क्योंकि 2 टाइम्स जो इसका 2 टाइम्स बेस यहां बचा हुआ है। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? और टोटल जो है, टोटल का मेरे को लगता है 1/3 पोर्शन है ये, ठीक है, 1/3 पोर्शन है ये, और ये कितना पोर्शन है, 2/3 पोर्शन है टोटल का। तो इसी की बात कर रहा है ये ABG ना, AGB या ABG कुछ ही बोल लो। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, ये हो गया 2/3 ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इसका K/2 है, इंटू 2/3 करूंगा तो 1/3 आ गया, K/3 आ गया। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है, इन दोनों को देख करके, इन दोनों को देख करके एक बात समझ में आ रही है कि जी ये जो ट्राइंगल है, इसका एरिया ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का 1/3 है।
अब इसका 1/3 है तो जी इसका भी 1/3 होगा और इसका भी 1/3 होगा। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी समझ में आई सेंट्रोइड के रेस्पेक्ट में हमें, है ना, जो अपने को वैसे भी एक पता होनी चाहिए। तो यहां से पता चल रहा है अपने को कि एरिया जो है ए, ये क्वेश्चन जो है ना ये बिल्कुल एकदम 9th-10th लेवल का क्वेश्चन है वैसे तो। एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे को भी एक बार लगा कि ये, मैंने कहा क्यों है ये नोट्स में, फिर तुमसे नहीं हुआ तो मुझे समझ में आया ठीक है नोट्स में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो है ना, तो देखो बराबर हो गए, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया, ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया और ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया, 3 ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो गए। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बेसिक एरिया का सवाल था। वेक्टर से कर सकते हो, इसको ए वेक्टर ले लो, ये बी वेक्टर सी वेक्टर ले लो, फिर इसका वेक्टर पता है आपको, तीनों के वेक्टर पता चल गए तो एक फॉर्मूला पढ़ाया है, वर्टेक्स पता है, तो वैसा करके करोगे तो आंसर तो वही आना है। लेकिन एक सिंपल ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है ये, तो अपन ज्योमेट्री से एनालाइज कर लिया अपन ने। ठीक है जी, तो चलिए आज यहीं पे क्लास को कंप्लीट करते हैं।